So, hello students, good morning. Hopefully everything is going fine. दो लेक्चर हो गए आपके, दो क्लास हो गए और काफ़ी कुछ हो गया उसमें. आई थिंक आपने उसको प्रॉपरली नोट किया होगा, समझा होगा. और जैसा कि मैंने आपको बताया था, डीपीपी भी मैंने अपलोड कर दिए हैं. तो लेक्चर 1, लेक्चर 2 के बाद आप डीपीपी 1, डीपीपी 1.1 एंड डीपीपी 1.2 ये दोनों करना है. कहाँ है, फिर से मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ. डीपीपी कहाँ मिलेगा? डीपीपी मिलेगा आपके फेसबुक अकाउंट पे. आपको अपने फेसबुक अकाउंट पे लॉगिन करना है और उस पर क्या सर्च करना है? ड्रीम नीट, DREEMNEET. और इस पे सबसे टॉप पे जो लिंक है, फर्स्ट लिंक जो है वो आप ही का है. उसका हेडिंग होगा डियर स्टूडेंट्स एस्पायरिंग फॉर IIT JEE 2021 और उसमें नीचे डीपीपी के लिंक दिए हुए हैं. उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो डीपीपी डाउनलोडेबल आपके सामने आ जाएगा. तो ये तो हो गई एक बात. दूसरी बात कि अब आज से इस डिलीवरी प्रोसेस में थोड़ा सा मैं चेंज लाऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि आप कितने सिंसियरली और सीरियसली इसको कर रहे हैं. तो अब आज के बाद मेरा लेक्चर सिर्फ लेक्चर डे के दिन ही अवेलेबल रहेगा. इवनिंग में वो गायब हो जाएगा. और इसलिए यू हैव टू बी वेरी पंक्चुअल, वेरी सीरियस, वेरी सिंसियर, बी एट टाइम. अपने टाइम पे ही उसको व्यू करेंगे और उससे नोट बनाएंगे. डोंट टेक इट कैजुअली, क्योंकि ये अब दोबारा फिर उस लेंथ एंड ब्रेड्थ में नहीं होगा. तो इसी को आपको प्रॉपर अपना क्लास एज्यूम करना है. तो आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं. प्रीवियस क्लास में मैंने ढेर सारे प्रॉब्लम्स वर्कआउट करके आपको दिखाए थे. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम हमने सॉल्व किए थे. और केमिकल काइनेटिक्स मीन्स न्यूमेरिकल. और जैसा मैंने आपको कहा था कि उस फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस के इंटीग्रल रेट इक्वेशन को, जो कि टाइम और कंसंट्रेशन में रिलेशन है, काफी लंबा लेके जाना है. बहुत कुछ उसमें भी सीखना है न्यूमेरिकली. तो आज उसी पे आगे कुछ और काम करेंगे. तो कल आपको मैंने कुछ डेरिवेशंस वगैरह भी लास्ट में दिए थे हाफ लाइफ से रिलेटेड. जरा उसी को प्रैक्टिस करते हैं. उसी को जरा एक दो और प्रॉब्लम में पहले देखते हैं अप्लाई करके, और फिर आगे की बात हम स्टार्ट करेंगे. ठीक है. सपोज करो एक सिचुएशन दिया जा रहा है. कहा जा रहा है कि फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस A to P, half life is 5 hours. Determine the time in which 99.9% of A will be reacted. इस पे मैंने एक डेरिवेशन भी करके आपको दिखाया था, तो आपको याद होगा.
हाफ लाइफ दिया हुआ है, हाफ लाइफ दिया हुआ मतलब रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, k इज इक्वल टू व्हाट, ln2 अपॉन t हाफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो क्या यूज करेंगे, kt इज इक्वल टू ln ऑफ a नॉट अपॉन a। और मैंने आपको समझाया था कि अगर बात परसेंटेज में हो तो इनिशियल 100 ले लेंगे। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो k के लिए लिख देंगे ये वाला क्वांटिटी ln2 अपॉन t हाफ इज 5 इंटू t, ये टाइम निकालना है, इज इक्वल टू ln ऑफ a नॉट 100 लेंगे तो 100 में से 99.9 चला गया तो बच कितना गया 0.1। सो ln 100 अपॉन 0.1, सो इट इज नथिंग बट ln ऑफ 1000। यहां से t को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, t आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई होगा उधर जाके 5 इंटू ln ऑफ 1000 डिवाइडेड बाय ln ऑफ 2। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में ln है तो इसके लिए 2.303 मल्टीप्लाई करेंगे बेस 10 में चेंज करने के लिए, और 2.303 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का कैंसिल हो जाएगा, है या नहीं। तो 5 इंटू लॉग ऑफ 10 का पावर 3 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 2। लॉग ऑफ 10 का पावर 3 इज 3, सो 5 इंटू 3 डिवाइडेड बाय log 2 is 0.3, so it will be 50 hours। सही है ना। एक और सिचुएशन और उससे कुछ और बात हम सीखेंगे। सपोज करो एक प्रॉब्लम दिया जा रहा है, कहा जा रहा है in a first order process A to P 1/3 of A is reacted in कोई टाइम ले लो से 100 मिनट, 1/3 of A is reacted in 100 minute। Determine time in which 1/27 part of A will be left अब 1/3 रिएक्ट कर गया है, तो 1/3 रिएक्ट कर गया तो बच कितना गया 2/3। भाई 1 में से 1/3 रिएक्ट कर गया तो बचा कितना 2/3। तो अगर इसे हम सॉल्व करें इन टर्म ऑफ फ्रैक्शन कि अगर हम इनिशियल 1 ले लें देन इन 100 मिनट A कितना बचेगा, A remaining will be 1 minus 1/3, 1/3 रिएक्ट कर गया तो बच कितना जाएगा 1 minus 1/3, so it is 2/3।
और अगर इसे हम सॉल्व करें फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन में रख के, तो क्या लिखेंगे, k इंटू टी 1/3. T 1/3 is the time in which 1/3 is reacted, will be what? ln of 1 upon 2/3. So it will be ln of 3/2. What we can see here that T 1/3 is again ln 3/2 upon k, a constant independent of initial concentration. इसका सिग्निफिकेंस क्या हुआ? जस्ट लाइक हाफ लाइफ, T1/3 time required for 1/3 of reaction, 1/3 of reactant to react is a constant. ये कांस्टेंट है. इसका मतलब कि अगर हम इनिशियली सपोज करो 9 लेते हैं, 5 आवर अगर इसका T1/3 है, यानी कि 5 घंटे में इसका 1/3 रिएक्ट कर जाए, तो 5 घंटे बाद कितना बचेगा? 9 का 1/3, 9/3, 3 रिएक्ट कर गया, 6 बचा. और नेक्स्ट 5 आवर के लिए वो 6 इनिशियल हो जाएगा और उसमें से 1/3 निकल जाएगा. यानी कि जो भी अमाउंट बचेगा उसका 1/3 रिएक्ट करने में वही टाइम लगेगा 5 आवर. यानी कि T1/3 लाइक T1/2, T1/3 कांस्टेंट होगा. तो हम कह सकते हैं फिर से कि अगर 1T1/3 के बाद कितना बचेगा? ये कितना बचेगा? 2/3 टाइम्स 2/3 टाइम्स इनिशियल कंसेंट्रेशन. तो आफ्टर 2T1/3, अब सेकेंड T1/3 में क्या होगा? ये इनिशियल हो जाएगा और इसमें का 1/3 चला जाएगा. तो कितना रह जाएगा? A0 into 2/3 minus 1/3 of 2/3. ये 2/3 देखो कॉमन है. A0 और 1 minus 1/3, एक और 2/3 आ जाएगा. तो ये A0 into 2/3 का पावर 2. तो इस तरह से अगर हम n T/3 टाइम्स लें तो ये कितना बचेगा? ये बच जाएगा A0 इंटू 2/3 का पावर n, जहां पे n क्या है? नंबर ऑफ 1/3 लाइफ. तो इस तरह से हम जनरलाइज कर सकते हैं किसी भी लाइफ के लिए. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कह रहा है कि कितने टाइम के बाद 1/27 हो जाएगा और T 1/3 दे रखा है. तो T 1/3 दे रखा है, तो T 1/3 अभी अभी हमने क्या सॉल्व किया? T 1/3 इज ln ऑफ, यहां देखो, T 1/3 is ln of 3/2/k, ln of 3/2 upon k, जिसकी वैल्यू 100 मिनट दे रखा है.
तो के क्या हो जाएगा, ये के हो जाएगा ln ऑफ 3/2 अपॉन 100। अब 1/27 बचा के रखना है, 1/27 बचाना है। यहां देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, in which this part of a will be left, बचाना है। यानी कि अगर a0 हम लेते हैं 1 तो a हो जाएगा 1/27। अब अगर इसकी हम वर्किंग करें तो क्या लिखेंगे, k इंटू टी इज इक्वल टू, के लिए लिखेंगे 1/100 इंटू ln ऑफ 3/2 इंटू टी जो अननोन है इज इक्वल टू ln ऑफ 1 अपॉन 1/27, so it is ln of 27। ln of 27 ये 3 का पावर 3 है, so it is 3 ln 3। अब सबसे पहले तो दोनों साइड ln है तो 2.303 कैंसिल हो जाएगा। इसे हम क्या लिखेंगे, 2.303 कैंसिल अगर कर दिया, 100 को उधर ले जाकर मल्टीप्लाई करो तो log ऑफ 3/2 इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा 100 इंटू 3 300 log 3, और इधर एक टीवी होगा ना, इसे लिख रहे हैं ये वाला टर्म, 100 उधर मल्टीप्लाई हो गया तो ln log 3/2 इंटू टी इज इक्वल टू 300, 100 मल्टीप्लाई हो तो जाके log 3। अब इसको सॉल्व करना है तो क्या सॉल्व करें, t इज इक्वल टू 300 log of 3 divided by log of 3 माइनस log of 2। log 3 का वैल्यू 0.48 होता है तो 300.48 अपॉन 0.48 माइनस 0.3, तो नीचे हो जाएगा कितना, 300 इंटू 0.48 डिवाइडेड बाय 0.18, 48 अपॉन 18, 6 के मल्टीपल में है, 6 3 जा 18, 6 8 जा 48, ये 3 से हो गया 100, सिटी 800 मिनट हो गया, है ना मजेदार। तो इस तरह से फर्स्ट ऑर्डर को हम सॉल्व कर रहे हैं। और एक आप देखें इस तरह का, सपोज करो चाइना ने एक और नया कोरोना वायरस बना दिया है, लो मैंने उसके कोरोना पे प्रॉब्लम बना दिया है। न्यू कोरोना वायरस is inactivated by first order process। वायरस इनएक्टिवेट होता है ना, कहते हैं ना 14 डेज के लिए क्वारंटाइन कर दो। इसका मतलब क्या हुआ, 14 डेज में वायरस एक सर्टेन लेवल से कम हो जाता है उसका कंसंट्रेशन, और उसके बाद सेफ लिमिट आ जाता है। तो फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस के थ्रू वायरस सेल्फ इनएक्टिवेट हो रहा है। कह रहा है इफ
initial rate of inactivation is 2.3%. Determine half-life of coronavirus and time in which it will be inactivated to safe level. टू 2.3% पर डे है ये सेफ लेवल विच इज 80% इनएक्टिवेशन। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कोरोना। ये कोरोना इनएक्टिव हो रहा है और इनिशियल रेट ऑफ इनएक्टिवेशन -dc/dt एट t इज इक्वल टू 0 ये दे रखा है 2.3 पर डे। तो पूछ रहा है कि हाफ लाइफ क्या होगा, यानी कि कितने टाइम में 50% इनएक्टिवेशन हो जाएगा। तो -dc/dt हम लिखेंगे क्या? k इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ कोरोना, और अगर इसे t इज इक्वल टू 0 पे लेंगे तो ये इनिशियल हो जाएगा कोरोना का। इनिशियल रेट ऑफ इनएक्टिवेशन दे रखा है 2.3%। इसका मतलब क्या होगा? ये 2.3 होगा if C0 इज 100। तो यहां से k के लिए अब लिख लेते हैं ln2 या 2.3 log 2 डिवाइडेड बाय t half इंटू C0। C0 क्या लेंगे अब? इनिशियल 100 इज इक्वल टू 2.3। यहां से ये 2.3 कैंसिल, so t half will be what? 100 log 2 is 0.3, so 100 into 0.3 is equal to 30। मतलब 30 दिन में ये कोरोना वायरस का कंसंट्रेशन 50% हो जाएगा। अब देखते हैं सेफ्टी लिमिट कितने दिन में आता है। ये न्यू वायरस चाइना ने बनाया, कितना दिन क्वारंटाइन करना पड़ेगा इसके लिए, कितने दिन का लॉकडाउन चाहिए होगा? 80%। टाइम निकालना है, कितने टाइम के बाद 80% इनएक्टिवेशन हो जाएगा। 80% इनएक्टिवेशन दैट इज 20% कोरोना इज लेफ्ट, बचा हुआ अभी लेफ्ट एक्टिवेटेड। तो k इंटू टी क्या लिखेंगे? ln ऑफ 100/20 a0 बाय a0 इनिशियल, a बचा हुआ 20, so it is ln 5। k is what? ln2 अपॉन t हाफ, अभी निकाला था 30 दिन, इंटू t इज इक्वल टू ln ऑफ 5। तो यहां से ये t आ जाएगा 30 ln 5 अपॉन ln 2। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के ln को लॉग बना दो, 2.3 कैंसिल करके 30 इंटू log 5 बाय log 2। log 5 is 0.7, so
तो 30 इंटू 0.7 डिवाइडेड बाय 0.3, 7/3, इट इज 70 डेज। अरे बाबा, तो बहुत खतरनाक कोरोना है। 70 दिन में सेफ लिमिट आएगा, यानी 70 डेज का इनएक्टिवेशन। ऐसा मत करना भाई, ये तो इस बार नहीं छोड़ेगा अमेरिका, है ना। तो इस तरह से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम को हम देख रहे थे। अब आ जाओ नेक्स्ट, रेट मेजरमेंट in terms of pressure। अब हम रेट का मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर करने जा रहे हैं। ये कहां अप्लाई होगा? ये अप्लाई होगा उन केमिकल रिएक्शंस में जिसमें कि गैसेज इन्वॉल्व हैं, और अगर गैसेज इन्वॉल्व हैं तो प्रेशर को एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हम रीड कर सकते हैं और काइनेटिक्स के स्टडी में यूज कर सकते हैं। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस सपोज डिकम्पोजिशन ऑफ फॉस्जीन गैस इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड गैस एंड क्लोरीन गैस। सपोज करो ये रिएक्शन एक सील्ड फ्लास्क में करवा रहे हैं, जिसमें इनिशियली COCl2 था केवल एट इनिशियल प्रेशर P0। विथ टाइम क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ COCl2 डिक्रीज होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉस्जीन डिक्रीज होगा, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉस्जीन गैस अगर डिक्रीज हुआ तो फॉस्जीन का पार्शियल प्रेशर भी डिक्रीज होगा ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉस्जीन गैस, रिएक्शन होगा, फॉस्जीन डिकम्पोज करेगा तो इसका प्रेशर कम होगा, क्योंकि P = nRT/V होता है। तो जब मोली इसका कम होने लगेगा तो प्रेशर भी कम होने लगेगा। मान लो किसी टाइम t पे इसमें से इसका प्रेशर कम हो गया बाय P प्रोपोर्शनल टू मोल। तो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड और Cl2 दोनों 1:1 के मोलर रेशियो में बन रहा है और 1 मोल COCl2 के डिकम्पोजिशन से, तो जितना प्रेशर डिक्रीज होगा COCl2 का, उतना ही प्रेशर उस टाइम पे बन जाएगा पार्शियल प्रेशर कार्बन मोनोऑक्साइड का और क्लोरीन का भी। अब हम अगर काइनेटिक्स इस पे वर्कआउट करना चाहें तो हम क्या लिखेंगे? K इंटू टी, अगर ये फर्स्ट ऑर्डर है तो K इंटू टी इज इक्वल टू ln ऑफ n0 अपॉन n, जहां पे n0 क्या है? इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ COCl2, n क्या है? नंबर ऑफ moles of COCl2 left undissociated at time t,
क्योंकि P इज इक्वल टू होता है nRT/V और इस डिकम्पोजिशन प्रोसेस में RTV सब कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम ऑफ फ्लास्क फिक्स है। अगर ये सब कांस्टेंट है तो कह सकते हैं P प्रोपोर्शनल टू N। तो इसलिए हम कह सकते हैं क्या कि N नॉट प्रोपोर्शनल टू P नॉट एंड N प्रोपोर्शनल टू P नॉट माइनस P। N बचा हुआ मोल है तो बचे हुए प्रेशर के प्रोपोर्शनल होगा। और इसको अगर हम इधर सब्स्टिट्यूट करें, इधर ये क्या हो जाएगा, ln ऑफ P नॉट अपॉन P नॉट माइनस P। ये तो हो गया काइनेटिक्स, ये तो हो गया काइनेटिक्स। लेकिन एक्सपेरिमेंटली पार्शियल प्रेशर किसी मिक्सचर में किसी का मेजर करना पॉसिबल नहीं है। हमें पार्शियल प्रेशर अलग अलग नहीं दिया जाएगा कि ये लो पार्शियल प्रेशर है COCl2 का या Cl2 का या CO का किसी टाइम t पे। हमें दिया जाएगा टोटल प्रेशर। इनिशियल प्रेशर ये है और टोटल प्रेशर ये है। तो टोटल प्रेशर को कैसे रिलेट करें पार्शियल प्रेशर से, जरा वापस उस इक्वेशन पे चलें। टोटल प्रेशर क्या होगा, टोटल प्रेशर सबका सम, केमिकल इक्विलिब्रियम वगैरह में हम टोटल प्रेशर सॉल्व करते थे, ऐड कर देंगे इन सबको। ये क्या हो जाएगा P0 प्लस P। क्या किया हमने इन सबको ऐड कर दिया तो ये आ जाएगा। तो अगर टोटल प्रेशर गिवन हो फ्रॉम टोटल प्रेशर P जो कि P नॉट प्लस P है, हम इस P को सॉल्व कर सकते हैं। इनिशियल प्रेशर नोन होगा और इस P को सॉल्व कर सकते हैं। तो इनिशियल प्रेशर नोन है, स्मॉल p नोन है, तो यानी कि ये टर्म नोन हो गया। काइनेटिक्स हम स्टडी कर सकते हैं, जो भी इसमें सॉल्व करना होगा हम सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको टोटल प्रेशर और पार्शियल प्रेशर में रिलेशन करने आना चाहिए। आपको रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री से डिकम्पोजिशन रिएक्शन को पार्शियल प्रेशर के टर्म में एक्सप्रेस करना आना चाहिए। और पार्शियल प्रेशर मोल के प्रोपोर्शनल होगा, जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा उसी के प्रोपोर्शन में पार्शियल प्रेशर होगा। हम बेहतर समझेंगे इसको प्रॉब्लम के थ्रू। सपोज करो एक सिंपल सा सिचुएशन हम लेते हैं। एक सिंपल सा सिचुएशन हम लेते हैं सॉल्व करने के लिए। कहा जा रहा है decomposition of gaseous dimethyl ether in a sealed flask is carried out at a constant temperature as follows. डाइमिथाइल ईथर का गैसियस स्टेट डिकम्पोज कर रहा है, गिविंग मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, they are all gas,
and hydrogen. Reaction is following first order. कह रहा है कि if initial pressure was 500 mm of mercury and pressure after 10 आवर ले लेते हैं, 10 आवर was 1300 mm, determine half-life of decomposition reaction. एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का हाफ लाइफ हमें सॉल्व करना है। फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन देखते हैं। CH3OCH3 गैस डिकम्पोज कर रहा है मीथेन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस एंड व्हाट H2 गैस। अगर इसका इनिशियल प्रेशर P0 ले लें और किसी टाइम t के बाद इसका पार्शियल प्रेशर डिक्रीज हो गया बाय स्मॉल p, तो राइट साइड में ये सब P हो जाएगा और टोटल इनका सम ऐड करो तो क्या हो जाएगा P0 प्लस 2P। अब इसमें P0 दिया हुआ है 500 एंड P0 प्लस 2P भी दिया हुआ है 1300। तो यहां से हम P को सॉल्व कर सकते हैं 1300 माइनस 500 बाय 2, सो 800 बाय 2 इट इज 400। अब क्या लिखेंगे K इंटू टी इज इक्वल टू ln ऑफ P0 अपॉन P0 माइनस P। P0 क्या है रिएक्टेंट का इनिशियल प्रेशर और ये क्या है रिएक्टेंट का प्रेशर बचा हुआ 10 घंटे के बाद। तो ln ऑफ P0 500 एंड P नॉट माइनस P 500 माइनस 400, सो इट इज ln 5। T दिया हुआ है 10, हाफ लाइफ पूछा है तो K को लिख देते हैं, K को लिख देते हैं ln ऑफ 2 अपॉन T हाफ इंटू T दिया हुआ 10 इज इक्वल टू ln ऑफ 5। यहां से हाफ लाइफ की वर्किंग हो जाएगी 10 log 2 अपॉन log 5। ln को मैंने बेस 10 में चेंज किया, 2.3 दोनों साइड से कैंसिल कर दिया। ये आ जाएगा कितना 10 इंटू 0.3 डिवाइडेड बाय 0.7, सो इट इज 30 बाय 7, 7 4 जा 28, 2 0 20 अराउंड 3 आवर्स। ये लो 4.3 आवर आ गया। ये फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन को हमने प्रेशर के टर्म में स्टडी किया है ना। एक और सिचुएशन हम ले सकते हैं
प्रेशर के लिए। कह रहा है फर्स्ट ऑर्डर decomposition of phosgene gas in a sealed flask is carried out at a constant temperature as follows। कैसे डिकम्पोज कर रहा है ये? एज follows COCl2 going to CO plus Cl2। if the pressure आफ्टर कितना टाइम ले लें 1 hour एंड आफ्टर ए वेरी लॉन्ग टाइम को हम यहाँ पे इनफाइनाइट टाइम लेंगे। आफ्टर ए वेरी लॉन्ग टाइम वेयर 600 and 1000 mm of mercury determine हाफ लाइफ। फिर से हाफ लाइफ मालूम करना है। अब इसमें खास क्या है, इनिशियल प्रेशर नहीं दिया है। एक प्रेशर 1 आवर के बाद का दिया है 600 और एक आफ्टर ए वेरी लॉन्ग टाइम 1000। देखते हैं फॉस्जीन गैस डिकम्पोज कर रहा है इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड एंड Cl2। अगर इसका इनिशियल प्रेशर कुछ P0 ले लें और किसी टाइम T के बाद इसमें से P चला गया तो इधर P और P बन जाएगा। तो टोटल क्या हो जाएगा इनका सम P0 प्लस P। अब लॉन्ग टाइम का क्या मतलब हुआ, T इज इक्वल टू इंफिनिटी। लॉन्ग टाइम तो हम ये एज्यूम करेंगे कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया। तो रिएक्शन कंप्लीट हो गया का मतलब क्या हुआ, फॉस्जीन गैस वैनिश कर गया, खत्म हो गया, रिएक्ट कर गया। तो जब फॉस्जीन रहेगा ही नहीं तो उसका प्रेशर क्या रहेगा, 0। यानी कि इसका प्रेशर हो जाएगा 0। और इसका प्रेशर 0 होने के लिए क्या कंडीशन है, इसका प्रेशर 0 होगा तभी जब P0 हो जाएगा P के बराबर। और जब P0 हो जाएगा P के बराबर तो उस समय टोटल प्रेशर P0 प्लस P0, P के लिए मैंने P0 लिख दिया 2P0। और वैसे भी दिख रहा है 1 मोल फॉस्जीन अगर पूरा डिकम्पोज करेगा तो 2 मोल बनेगा प्रोडक्ट का, 1 मोल CO का, 1 मोल क्लोरीन का। तो अगर इनिशियल प्रेशर P0 तो फाइनल प्रेशर 2P0 मोल डबल हो रहा है। और ये 2P0 दिया हुआ है पहले, 2P0 इज 1000। सो P0 इज इक्वल टू व्हाट, 500। ये आ गया इनिशियल प्रेशर। फिर से एक बार
1 मोल फॉस्जीन डिकम्पोज करेगा तो 1 मोल CO और 1 मोल Cl2 बनेगा, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स डबल हो जाएंगे फाइनली, P प्रोपोर्शनल टू N। तो अगर इनिशियली 1 मोल COCl2 रहा होगा तो फाइनली गैस के 2 मोल होंगे, दोनों के 1 मोल प्रोडक्ट के, गैस के 2 मोल, यानी मोल डबल प्रेशर डबल। तो अगर इनिशियल प्रेशर P0 तो फाइनल प्रेशर 2P0। अगर कहीं 3 मोल गैस का बन रहा होता पीछे वाला क्वेश्चन में, 1 मोल मीथेन, 1 मोल CO, 1 मोल H2, तो वहां पे T इंफिनिटी पे जो टोटल प्रेशर होगा वो 3P0 हो जाएगा। तो समझ गए होंगे कि इनफाइनाइट प्रेशर का इनिशियल प्रेशर के साथ क्या रिलेशन है। अब इसमें 1 घंटे के बाद भी एक प्रेशर दे रखा है, आफ्टर 1 आवर P0 प्लस P इज गिवन 600, जिसमें P0 है 500। तो यहां से P क्या आ जाएगा, 600 माइनस 500 विच इज 100। तो 1 आवर पे रेट लॉ को सॉल्व कर देंगे, K इंटू 1 इज इक्वल टू ln ऑफ P0 अपॉन P0 माइनस P, सो ln 500 अपॉन 500 माइनस 100, सो ln ऑफ 5/4। K के लिए लिख लेंगे ln 2 अपॉन T हाफ, इधर ln ऑफ 5/4। तो T हाफ क्या हो जाएगा, T हाफ हो जाएगा ln 2 डिवाइडेड बाय ln ऑफ 5 माइनस 2 ln 2। अब 2.303 ऊपर नीचे से कैंसिल कर दो, तो ऊपर हो जाएगा log 2 जिसकी वैल्यू 0.3, नीचे हो जाएगा log 5 0.7 माइनस 2 log 2 0.6, ये नीचे 0.1 हो गया, सो इट इज 3 आवर्स। समझ में आ रहा है कैसे प्रेशर यूज हो रहा है केमिकल काइनेटिक्स में। एक और सिचुएशन को देखते हैं प्रेशर को लेके। कह रहा है डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 follow first order kinetics as N2O5 2NO2 half O2 gas. If decomposition is carried out in a sealed flask at a constant temperature
pressure is doubled in 10 hours. Pressure is doubled in 10 hours. Determine half life. 10 घंटे में प्रेशर डबल हो गया. देखते हैं जरा. N2O5 giving 2NO2 plus half O2 गैस. मान लो इसका इनिशियल प्रेशर कुछ P0 रहा होगा. किसी टाइम T के बाद अगर इसमें से P जाएगा तो इधर 2P बनेगा और इसका 0.5P बनेगा. तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा? टोटल प्रेशर हो जाएगा सबका सम P0 प्लस 1.5P. क्या दिया है? 10 आवर. इन 10 आवर टोटल प्रेशर को अगर P से डिनोट करें तो दिस P इज P0 plus 1.5P is 2P0. प्रेशर डबल हो गया ना. इनिशियल प्रेशर अगर P0 तो 10 घंटे के बाद प्रेशर 2P0. यहां से P0 और P में एक रिलेशन आ रहा है. क्या आ रहा है? सो P0 इज 1.5P. P0 उधर ले जाकर सब्ट्रैक्ट करेंगे, P0 रह जाएगा 1.5P. ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए है. किसी और क्वेश्चन में अकॉर्डिंगली हम सॉल्व करेंगे. अब काइनेटिक्स लगाएंगे. KT इज इक्वल टू ln ऑफ P0 अपॉन P0 माइनस P. रिलेशन यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. ln ऑफ P0 के लिए लिखेंगे 1.5P. नीचे हो जाएगा 1.5P माइनस P. सो इट इज ln ऑफ 1.5P अपॉन 0.5P. सो इट इज ln ऑफ 3. K के लिए लिख देंगे ln2 अपॉन T हाफ into T. T तो दे ही रखा है 10 घंटा. इज इक्वल टू ln ऑफ 3. तो हाफ लाइफ यहां से क्या आ जाएगा? T हाफ विल बी 10 ln2 अपॉन ln ऑफ 3. इसको लिख लेंगे 10 into log 2 अपॉन log 3. log 3 वैसे याद होगा आपको, पेपर में दिया जाएगा. तो यह आ जाएगा 10 इंटू 0.3. log 3 का वैल्यू 0.48 होता है. सो इट इज 3 अपॉन 0.48. कितना आ जाएगा? इसको हम इस तरह से 10 इंटू 30 अपॉन 48. 6 से जाएगा 6 5 जा 6 8 जा. Five 4 which is 25 by 4. 6.25 hours. समझ गए? तो इस तरह से हम प्रेशर को सॉल्व कर रहे हैं. अब जरा कुछ और सिचुएशन लेते हैं.
सपोज करो, हेडिंग ही बना देते हैं अलग उसका, रेट स्टडी यूजिंग वॉल्यूम। ये सब स्पेशल केस हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के। एक सिचुएशन को इमेजिन करो इसको समझने के लिए। सपोज करो हम हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट, हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट कर रहे हैं, और ये एसिटिक एसिड एंड इथानॉल प्रोड्यूस कर रहा है। और ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो इसकी काइनेटिक्स को स्टडी करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? एसिटिक एसिड को हम मेजर कर सकते हैं एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, कि कितने टाइम के बाद एसिटिक एसिड कितना बना, और उसकी मेजरमेंट के लिए हम उसे NaOH से टाइट्रेट कर सकते हैं। इसको प्रैक्टिकली अगर हम समझेंगे तभी ये सब सिचुएशन हम वर्कआउट कर सकेंगे, क्योंकि इन सब की थ्योरी में कुछ नहीं है, इन सब का थ्योरी खत्म हो गया, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। ये सब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, जिसमें कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखना है डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में। अब जरा इमेजिन करो सिचुएशन को इसे प्रैक्टिकली, तब तो बात बनेगी कि हम क्या कह रहे हैं। हम इस रिएक्शन की काइनेटिक्स को स्टडी करना चाहते हैं बाय टाइट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड यूजिंग ए स्टैंडर्ड NaOH सॉल्यूशन। एक NaOH का सॉल्यूशन से हम टाइट्रेट कर रहे हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे? हम इस रिएक्शन को से 4-5 टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं, 4 ले लिया है, 4 टेस्ट ट्यूब मैंने ले लिया है। 1 2 3 4। सब में इनिशियली all are identical, यानी कि सब में सेम अमाउंट ऑफ एस्टर मिथाइल एसीटेट है, सब में सेम अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट है, सेम टेम्परेचर है, ऑल द कंडीशंस आर सेम। अब इसे हम 0 मिनट पे टाइट्रेट कर लेंगे, यानी कि 0 मिनट पे इसमें NaOH डाल के हम टाइट्रेशन करके पता कर लेंगे कि कितना NaOH लगा। इसको मान लो हमने 10 मिनट पे देख लिया, इसको मान लो हमने 50 मिनट पे देख लिया, और 4th टेस्ट ट्यूब को हफ्ते 2 हफ्ते छोड़ देंगे और उसे हम बोलेंगे इनफाइनाइट टाइम। 2 हफ्ते उसको वैसे ही छोड़ दिया, उसके बाद उसको NaOH से टाइट्रेट कर लिया। तो हमारे पास क्या होगा? हमारे पास होगा एक डेटा, वॉल्यूम ऑफ NaOH मिलीलीटर में कितना लग रहा है, एंड टाइम। टाइम हमारे पास 0 मिनट है, 10 मिनट है, 50 मिनट है, एंड इनफाइनाइट है। 0 मिनट के बाद मान लो हमें 5 ml NaOH का लगा,
10 मिनट के बाद मान लो 25 ml लगा, 50 मिनट के बाद मान लो 45 ml लगा, और इंफिनिटी टाइम के बाद 85 ml लगा। अब इसे लेके हमें हाफ लाइफ सॉल्व करना है हाइड्रोलिसिस रिएक्शन का, या उससे रिलेटेड कोई और बातें सॉल्व करनी है। कैसे सॉल्व होगी? सबसे पहले ये NaOH टाइट्रेट किसे करेगा, NaOH न्यूट्रलाइज किसे करेगा? NaOH न्यूट्रलाइज करेगा एस्टिक एसिड। बट क्वेश्चन ये है कि 0 टाइम पे तो एस्टिक एसिड बना नहीं, तो ये फिर 5 ml NaOH किस लिए लग रहा है? टू न्यूट्रलाइज द एसिड कैटलिस्ट। कैटलिस्ट तो सोल्यूशन में ही पड़ा होगा, हमें मालूम है कि कैटलिस्ट तो केमिकली कंज्यूम होता नहीं है, तो कैटलिस्ट तो सॉल्यूशन में ही प्रेजेंट होगा। अब अगर कैटलिस्ट को न्यूट्रलाइज करने में 5 ml NaOH का लग रहा है, तो वो 5 ml NaOH हर टेस्ट ट्यूब में कैटलिस्ट को न्यूट्रलाइज करने में जाएगा। तो अगर हर टेस्ट ट्यूब में NaOH के रिक्वायर्ड वॉल्यूम में से 5 ml को सब्ट्रैक्ट कर दें, देन द वॉल्यूम ऑफ NaOH रिएक्टेड विथ एसिटिक एसिड आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ NaOH रिक्वायर्ड फॉर एसिटिक एसिड आ जाएगा। क्या होगा? यहां पे 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 टाइम पे एसिटिक एसिड बना ही नहीं। यहां पे 20 हो जाएगा, 25 माइनस 5, सब में 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहां पे 40 हो जाएगा और यहां पे 80 हो जाएगा। अब एसिटिक एसिड का NaOH का जो वॉल्यूम लग रहा है इंफिनिटी पे, इंफिनिटी टाइम पे एसिटिक एसिड पूरा पूरा बन गया, मैक्सिमम बन गया। तो क्या हम कह सकते हैं कि 80 इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? 100% moles of acetic acid, and it will be proportional to 100% moles of at t is equal to 0, क्योंकि 1 मोल एस्टर अगर इनिशियली होगा तो 1 मोल एसिटिक एसिड बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि एसिटिक एसिड का फाइनल मोल एस्टर के इनिशियल मोल के प्रोपोर्शनल होगा। अब किसी टाइम t पे, एट एनी टाइम t, एस्टर कितना होगा? ये हो जाएगा इनिशियल माइनस मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड, और अगर वॉल्यूम के टर्म में हम देखें तो इनिशियल तो है 80 है, और किसी टाइम t पे ये 20, 40 ये सब एसिटिक एसिड का सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यानी कि KT इज इक्वल टू ln ऑफ V इंफिनिटी, और ये V इंफिनिटी एक्चुअली 85 नहीं 80 लेना है। तो अगर कैटलिस्ट को इंक्लूड करना है तो V इंफिनिटी माइनस V0, V इंफिनिटी माइनस V0 क्या आ जाएगा? मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड
एट टी इंफिनिटी, और वो क्या होगा, मोल्स ऑफ एस्टर एट टी इज इक्वल टू 0, बेसिकली A0 अपॉन V इंफिनिटी माइनस VT, V इंफिनिटी माइनस VT, ये बचे हुए मोल्स को रिप्रेजेंट करेगा। अभी भी दिखाया मैंने, V इंफिनिटी माइनस VT। V इंफिनिटी अगर आप कैटलिस्ट को इंक्लूड करते हुए लेते हैं, मान लो यहां पे V इंफिनिटी लेते हो 85, VT लेते हो 25, तो 85 माइनस 25 इज व्हाट, 60। वो 60 क्या रिप्रेजेंट करेगा, इस टाइम पे बचे हुए मोल्स एस्टर का, क्योंकि एस्टिक एसिड इतना बन गया तो उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इनिशियल में से। और अगर कैटलिस्ट का झंझट निकाल दो तो ये जो 80 है ये इनिशियल मोल ऑफ एस्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, 20 उस टाइम पे एस्टिक एसिड जो बना तो उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 80 में से, तो 60 जो आएगा वो उस समय एस्टर का बचे वाला मोल आ जाएगा। समझा ना? सो V इंफिनिटी माइनस VT ये हो जाएगा फिलहाल ln, अगर हम स्टैंडर्ड टर्म में लें तो ये 85 माइनस 5 है, और 10 मिनट वाला टाइम ले लें तो ये 85 माइनस 25 है, ये 85 माइनस 5 ये 80 अपॉन 85 माइनस 60, यहां से k के लिए लिख लेंगे ln 2 अपॉन t हाफ, t है 10 मिनट इज इक्वल टू ln ऑफ 60 बाई 80, सो 4 बाई 3, ln ऑफ 4 बाई 3, यहां से हाफ लाइफ दिया जाएगा कितना, 10 log 2, 2.3 इंक्लूड कर लिया मैंने, 10 log 2 डिवाइडेड बाय log 4 माइनस log 3। अब इसको सॉल्व करने की जरूरत है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10 इंटू log 2 इज 0.3 डिवाइडेड बाय 0.6 माइनस 0.48, log 3 का वैल्यू आपको दिया जाएगा। So 0.6 minus 0.48 is 0.12. So it is 10 into 0.30 upon 0.12। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या जाएगा कितना, 6 2 या 6 5 25 मिनट, 25 मिनट इसका हाफ लाइफ आ जाएगा। समझ गए? तो इस तरह से हम रिएक्शन की काइनेटिक्स को तरह तरह से डिफरेंट तरीके से हम स्टडी कर सकते हैं। अब एक सिचुएशन थोड़ा सा और लो, देखो ये धीरे धीरे एंड के तरफ जा रहा है तो थोड़ा मुश्किल भी होते जा रहा है, लेकिन बार बार मैं कहता हूं कि कोई मुश्किल प्रॉब्लम करा के आपको परेशान करने का मेरा इरादा बिल्कुल नहीं है। ये जितनी चीजें मैंने बताई है ये सब जेईई में पूछा गया है, और इनफैक्ट इतने ही वेरिएशंस, इतने ही टाइप के कॉन्सेप्ट्स होते हैं। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट फर्स्ट ऑर्डर में हम देखते हैं जिसमें कंसंट्रेशन, टाइम, इन सबको रिलेट करते हैं। रेट स्टडी using optical rotation।
आपको याद होगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में जो फर्स्ट टॉपिक आता है पोलैरिमेट्री कहते हैं उसको, जिसमें पोलैरीमीटर होता है। पोलैरीमीटर में कोई सैंपल को रख के और रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट को देखते हैं कितना रोटेट हुआ। राइट को रोटेट होता है तो उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लेफ्ट को रोटेट होता है तो उसको हम लेवो रोटेटरी कहते हैं ना। और नॉर्मल से कितना डिग्री रोटेट हुआ उसको हम एंगल ऑफ रोटेशन कहते हैं। और वो एंगल ऑफ रोटेशन पोलैरीमीटर में मेजर कैसे होता है, इन्हें पोलैरीमीटर, इसको ऑप्टिकल रोटेशन कहा होगा आपने। दैट इज द मोस्ट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्टीरियोकेमिस्ट्री। ऑप्टिकल रोटेशन क्या होता है, एक कांस्टेंट, इसको हम ऐसे लिखते हैं इंटू एल इंटू सी, जिसमें ये वाला टर्म स्पेसिफिक रोटेशन होता है, ये वाला टर्म लेंथ ऑफ पोलैरीमीटर ट्यूब होता है, और ये कंसंट्रेशन मोलैरिटी है। तो यहां से भी क्या एक रिलेशन आ रहा है, अगर ध्यान से देखें, ऑप्टिकल रोटेशन is directly proportional to concentration of optically active substance. Optical rotation is directly proportional to concentration of optically active substance. Concentration के directly proportional है। तो सपोज करो एक केमिकल रिएक्शन हम कंसीडर करते हैं, मान लो A गिविंग P, जिसमें A ऑप्टिकली एक्टिव है और P ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और A साथ में डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, यानी कि क्लॉकवाइज रोटेशन है प्लेन पोलराइज लाइट का। तो जब रिएक्शन प्रोसीड होगा तो ए का अमाउंट डिक्रीज होगा, ए का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा और ऑप्टिकल रोटेशन डिक्रीज होगा। तो अगर हम इसका इनिशियल ऑप्टिकल रोटेशन कुछ अल्फा 0 ले लें और किसी टाइम t पे हम ये मान लें कि इसमें से अल्फा चला गया, तो क्या हम कह सकते हैं कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A will be proportional to its initial optical rotation and concentration of A remaining at any time t will be proportional to alpha 0 minus alpha। और इसलिए फिर से काइनेटिक इक्वेशन अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो KT इज इक्वल टू ln ऑफ अल्फा नॉट अपॉन अल्फा नॉट माइनस अल्फा हम लिख सकते हैं। ये मोस्ट सिंप्लीफाइड सिचुएशन है जिसमें कि A ऑप्टिकली एक्टिव और P इनएक्टिव है। सिचुएशन ये भी हो सकता है कि A और P दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हो, ये भी हो सकता है कि P ऑप्टिकली एक्टिव हो, A इनएक्टिव हो, ये भी हो सकता है दोनों एक्टिव हो, एक लेवो रोटेटरी दूसरा डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो। इतनी पॉसिबिलिटी इसमें बनता है। मैंने सबसे सिंपल वाला सिचुएशन लिया। अब इस पे एक प्रॉब्लम देखते हैं। सपोज करो कहा जा रहा है कि an optically active and again
dextrorotatory substance reacts by first order reaction producing an optically inactive product as A given P is active, P is inactive. Optical rotation at different time were measured as 0, 30 minute, सॉरी टाइम नीचे लिखा है, टाइम मिनट में है और ये डिग्री में है। टाइम 0, 30, इंफिनिटी। 65 नहीं 75, कैलकुलेशन को थोड़ा आसान रखिए। 75, 55 -5 डिटरमिन half life and optical rotation after 1 hour. That is interesting. ध्यान से देखेंगे तो कुछ इसमें समझ में आएगा। अब रिएक्शन में A to P में P तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है और इनफाइनाइट टाइम के बाद कोई भी A बचेगा नहीं। तो ऑप्टिकल रोटेशन तो 0 हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं है, -5 है। ये क्या इंडिकेट कर रहा? ये इंडिकेट कर रहा है कि A और P के अलावा भी हमारे पास कोई सोर्स है जो ऑप्टिकल एक्टिविटी को कंट्रीब्यूट कर रहा है, और वो है इंप्यूरिटी। और इंप्यूरिटी लेवोरोटेटरी है। T इंफिनिटी पे सब कुछ खत्म हो गया, इंप्यूरिटी अभी भी बचा हुआ है जो -5 दे रहा है। इससे ये चोर पकड़ में आया कि ये इंप्यूरिटी, तो इसका मतलब जब इंफिनिटी टाइम पर तक कुछ नहीं हुआ तो ये तो बिगिनिंग में भी रहा होगा, और इसका मतलब ये हुआ कि ये सभी ऑप्टिकल रोटेशन में -5 कंट्रीब्यूट कर रहा होगा इंप्यूरिटी। तो इसलिए अब हमें उस टेबल को फिर से रीराइट करना होगा। अल्फा टाइम, और नीचे लिखेंगे अल्फा ड्यू टू ए ओनली। अब ये इनिशियल जो दिया हुआ है ये 75, 55 -5, 0, 30 एंड इंफिनिटी पे, तो -5 तो इसका मतलब हर जगह रहा होगा, यानी कि इनिशियली अल्फा 80 रहा होगा। ध्यान से सुनोगे, लेकिन उस 80 में से -5 इंप्यूरिटी ने कैंसिल कर दिया होगा और इसलिए हमें 75 दिख रहा है। तो
तो ये -5 हर जगह ऐड हो जाएगा और इसलिए 30 मिनट के बाद ये 60 हो जाएगा और यहां पे 0 हो जाएगा। ये रिप्रेजेंट करेगा अब इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए को और ये रिप्रेजेंट करेगा कंसंट्रेशन ऑफ ए रिमेनिंग अनरिएक्टेड आफ्टर 30 मिनट। समझ गया? तो जब हम इसे रखेंगे फर्स्ट ऑर्डर के इंटीग्रल रेट लॉ में k इंटू टी इज इक्वल टू एल एन ऑफ अल्फा नॉट अपॉन अल्फा नॉट माइनस अल्फा, तो इसमें आएगा k इज इक्वल टू एल एन टू अपॉन टी हाफ इज इक्वल टू इंटू टी 30 मिनट पे सॉल्व करेंगे इसे, इज इक्वल टू एल एन ऑफ 80 अल्फा नॉट बचा हुआ 60, सो इट इज एल एन ऑफ 4/3। सो यहां से हाफ लाइफ आ जाएगा कितना? हाफ लाइफ आ जाएगा 30 log 2 बेस 10 कर दिया मैंने अपॉन 2 log 2 माइनस log 3, ये आ जाएगा 30 इंटू 0.3 डिवाइडेड बाय 0.6 माइनस 0.48, 30 इंटू 0.3 अपॉन 0.12, डेसिमल गया 900/12, इट इज 900/12 मिनट, 12 7 84, 60 75 मिनट। ये आ गया इसका हाफ लाइफ। अब इसमें एक और पार्ट पूछा है, इसमें पूछा कि 1 घंटे के बाद निकालो क्या होगा। तो 1 घंटे के बाद यहां पे मान लो कोई एक 60 मिनट का टाइम मैंने इंसर्ट कर दिया, तो 60 मिनट पे हम अल्फा सॉल्व करेंगे कि बचा कितना ड्यू टू ए, और उसमें से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, -5 ऐड करेंगे तो एक्चुअल आ जाएगा, क्योंकि ए का जो भी आएगा उस समय उसमें से 5 तो कम हो जाएगा इम्प्यूरिटी के वजह से। तो अब क्या लिखोगे? अब लिखोगे k इंटू टी इज इक्वल टू एल एन ऑफ अल्फा नॉट अपॉन अल्फा नॉट माइनस अल्फा, या इसको हम पूरा ही ले सकते हैं अल्फा टी, ये तो रिएक्टेंट का ही है बचा हुआ, अल्फा अपॉन अल्फा टी, ऑप्टिकल रोटेशन ड्यू टू रिएक्टेंट ओनली एट टाइम टी। k इंटू टी, k इज इक्वल टू व्हाट? ln2 अपॉन टी हाफ इंटू टी 60 मिनट के बाद पूछा है, इज इक्वल टू ln ऑफ अल्फा नॉट 80 था अपॉन अल्फा टी सॉल्व करना। हमने हाफ लाइफ सॉल्व कर लिया 75 मिनट। तो यहां से ln के लिए 2.303 कैंसिल कर देते हैं दोनों साइड, तो इधर हो जाएगा log ऑफ 2 into 60 divided by half life is 75 is equal to log of 80 upon alpha t, 15 5 जा 15 6 जा, तो इसे हम लिख लेते हैं इधर log 2 is 0.3 into 6 upon 5, 6 3 जा 18, 1.8 upon 5, so 5 3 जा 15, 3 18.36, it is 0.36। ऐसा करते हैं, इसको लेफ्ट साइड को भी ब्रेक कर लेते हैं, so log 80 माइनस log अल्फा t इज इक्वल टू 0.36 इज इक्वल टू log 80 को हम लिख सकते हैं
log 80 को हम लिख सकते हैं log 10 प्लस log 8, इसको मैंने 10 इंटू 8 करके स्प्लिट कर दिया, माइनस log ऑफ अल्फा t, log 10 इज 1, log 8 इज 2, log 8 इज 3 log 2, ये कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3 log 2 माइनस log ऑफ अल्फा t। अब log 2 0.3 होता है तो 0.3 इंटू 3.9, सो इट इज 1.9 माइनस log ऑफ अल्फा t। तो log ऑफ अल्फा t को लेफ्ट में ले लो, log ऑफ अल्फा t विल बी व्हाट 1.9 माइनस 0.36, so it will be 1.54, 1.54। सो 1.54 का एंटी लॉग, 0.54 का एंटी लॉग अप्रॉक्सीमेटली कितना होगा? log 4 होता है 0.6 और log 3 होता है 0.48। तो कुछ अल्फा टी ये 4 और 3 के बीच का कुछ वैल्यू होगा, 3.5 के आसपास होगा, इंटू 10, 1 के लिए 0.45 का लॉग एंटी लॉग हो गया 3.5, तो ये हो जाएगा 35। तो ऑब्जर्व ऑप्टिकल रोटेशन आफ्टर 1 आवर क्या हो जाएगा 35 माइनस 5, 30 डिग्री हो जाएगा, है ना, 30 डिग्री हो जाएगा। हम्म, 30 डिग्री हो जाएगा। समझ गए बात को? तो इस तरह से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमने सीधा सीधा रिएक्टेंट का मास मोल को रिलेट किया, हमने कंसंट्रेशन मोलरिटी को ऑब्जर्व किया, हमने प्रेशर गैसियस रिएक्शन में, फर्स्ट ऑर्डर गैसियस रिएक्शन में प्रेशर को रिलेट किया टाइम के साथ, देन अभी ऑप्टिकल रोटेशन को भी हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में खींच के ले आया। अब फिर इस पे एक डीपीपी दी जाएगी जिसमें कि आप इस टाइप के प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में मैं डीपीपी 1.1 एंड 1.2 का सॉल्यूशन देने जा रहा हूं, ब्रीफ में हिंट देने जा रहा हूं, जिससे कि आपने अगर ट्राई किया होगा साथ में उसको मिक्स कर लेंगे, मर्ज कर लेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएगी। तो आज के लिए इतना।